नमस्कार दोस्तों। जीके स्टडी विद राकेश में आपका हार्दिक स्वागत है। हम पढ़ रहे थे अल-बिरूनी। आज अल-बिरूनी का अंतिम वीडियो लेक्चर रहेगा। हमने अब तक देखा था कि अल-बिरूनी ने किस किस चीज़ पर चर्चा की है। सबसे पहले हमने समाज में परिवार की चर्चा की, फिर हमने स्त्रियों की स्थिति देखी। स्त्रियों की स्थिति के बाद में वहाँ का साहित्यिक पक्ष है, सांस्कृतिक पक्ष है और अर्थव्यवस्था देखी। अर्थव्यवस्था से पहले हमने शिक्षा भी देखी। आज हम देखेंगे कि अल-बिरूनी का ज्ञान विज्ञान के बारे में क्या चर्चा की। तो ये अल-बिरूनी का वीडियो नंबर 4 है। अगर आपने इससे पहले वाले वीडियो नहीं देखे हैं तो पहले वो वीडियो देखिएगा, बाद में ये देखिएगा। आपका सिंगल सवाल, जहाँ तक मेरा नॉलेज है, मैंने तो अपना प्रयास किया है कि एक भी सवाल गलत ना हो आपका। तो पढ़ते हैं आज अल-बिरूनी ज्ञान विज्ञान के बारे में क्या चर्चा करता है। ज्ञान विज्ञान, ज्ञान विज्ञान के बारे में अल-बिरूनी ने सबसे पहली बार चर्चा की है, यानी किताबुल-ए-हिंद में मैंने पहले लेक्चर में बताया था। इसने खगोल शास्त्र और ज्योतिष शास्त्र पर चर्चा बहुत की। खगोल शास्त्र, इसे आप नक्षत्र शास्त्र भी कह सकते हैं, खगोल शास्त्र या ज्योतिष शास्त्र, ज्योतिष पर चर्चा की है। अपनी किताब का 1/4 भाग, यानी किताबुल-ए-हिंद का 1/4 भाग इसी चीज पर चर्चा करता है। भाग पर इन्हीं दोनों की चर्चा है, इन्हीं की चर्चा। और क्या कह रहा है, ग्रहों की चर्चा कर रहा है। ग्रहों की चर्चा, ग्रहों की चर्चा में जन्म व व्यक्तित्व का प्रभाव है, इसकी भी बात कर रहे हैं। यानी ग्रहों से जन्म व व्यक्तित्व पर प्रभाव पड़ता है, इसकी बात कह रहा है। इनके अलावा इसने बात किया है कि 12 राशियों की चर्चा कर रहा है। 12 राशियों की चर्चा, चंद्रमा की गति, चंद्रमा की गति, परिक्रमण और परिभ्रमण गति, इसकी चर्चा कर रहा है। आकाश व पृथ्वी की संरचना की चर्चा कर रहा है। आकाश व पृथ्वी की संरचना की चर्चा कर रहा है। आप बात गैस कर सकते हैं कि कितना बड़ा विद्वान था। इसने 11वीं सदी में अक्षांश और देशांतर का अध्ययन जो हम कर रहे हैं, इसमें इस दौरान ये चर्चा कर दी। तो समय के मापक, यानी नेक्स्ट देखिए, समय के मापक, समय के मापक दिन है, महीना है और वर्ष की चर्चा है। वर्ष की चर्चा कर रहा है। इनके अलावा यूनानी ज्योतिष व भारतीय ज्योतिष की तुलना, यूनानी ज्योतिष व भारतीय ज्योतिष की तुलना, ज्योतिष की तुलना कर रहा है। कल्प है, मनवंतर है, ये शब्दावली है इसकी। अधिमास जैसी शब्दावली का प्रयोग, अधिमास जैसी शब्दावली का प्रयोग। ये ज्ञान विज्ञान में खगोल शास्त्र और ज्योतिष शास्त्र पर इतनी चर्चा है। खगोल शास्त्र व ज्योतिष शास्त्र, यानी इस खगोल शास्त्र और ज्योतिष शास्त्र पूरी किताब है किताबुल-ए-हिंद पर। तो 1/4 भाग, किताबुल-ए-हिंद का 1/4 भाग तो इन्हीं दो चीजों पर चर्चा करने में लगा देता है। ग्रहों की चर्चा कर रहा है। ग्रहों की चर्चा में इसने जन्म और व्यक्तित्व पर ग्रहों के क्या प्रभाव पड़ते हैं, उसकी स्थितियां प्रतिकूल और अनुकूल कैसे पड़ते हैं, इनकी चर्चा कर रहा है। 12 राशियों की चर्चा करता है। चंद्रमा की गति की चर्चा करता है। आप गैस कर सकते हैं, मैंने ये पहले ही बता दिया कि हम जो वर्तमान में लॉन्गिट्यूड और लैटिट्यूड जो पढ़ते हैं उसकी चर्चा कर रहा है। आकाश व पृथ्वी की संरचना की चर्चा कर रहा है। समय के मापक दिन, महीना, वर्ष की चर्चा है। यूनानी ज्योतिष व भारतीय ज्योतिष की तुलना कर रहा है और कल्प, मनवंतर, अधिमास जैसी शब्दावली का प्रयोग कर रहा है। तो ये खगोल शास्त्र और ज्योतिष शास्त्र में चर्चा कर रहा है। नेक्स्ट देखते हैं इसी ज्ञान विज्ञान में भूगोल पर क्या चर्चा कर रहा है। भूगोल,
भूगोल में भूगर्भ शास्त्र की चर्चा करता है। भूगर्भ शास्त्र, भूगोल में ये कहता है कि भारतीय उपमहाद्वीप किसी विशाल सागर, यानी जो हम कोबर का टेथिक भूसंति सिद्धांत पढ़ रहे हैं, तो कोबर ने तो बहुत बाद में दिया था, इसने ये चर्चा पहले ही कर दी थी। तो आप गैस कर सकते हैं कितना बड़ा विद्वान रहा होगा कि भारतीय उपमहाद्वीप किसी विशाल सागर के मलबे के निक्षेपण के विस्तार से निर्मित, के निक्षेपण के विस्तार से निर्मित, बहुत बड़ी बात है। यानी कोबर का टेथिक भूसंति सिद्धांत है, उसकी चर्चा ये पहले कर रहा है। भारतीय उपमहाद्वीप की स्थलाकृति, यानी भारतीय उपमहाद्वीप की स्थलाकृति प्लस विशेषताओं की चर्चा कर रहा है कि भारतीय उपमहाद्वीप की स्थलाकृति कैसी है और उनकी विशेषता क्या है की चर्चा। नदियों की चर्चा कर रहा है, नदियों की मिट्टियों की चर्चा कर रहा है, दस दिशाओं की चर्चा करता है। आप सभी जानते हैं कि दिशा तो 8 होती है, 8 दिशाएं तो सभी को पता है, एक आकाश और पृथ्वी, 2 दिशाएं ही होती है। नगर में देशांतर की स्थिति बहुत बड़ी बात है। नगर में देशांतर की स्थिति, नगर के देशांतर की स्थिति की चर्चा कर रहा है। तो आप गैस कीजिए भी कितना बड़ा विद्वान। नगर को जोड़ने वाले मार्गों की चर्चा है, नगर को जोड़ने वाले मार्गों की चर्चा। तो ये भूगर्भ शास्त्र के अंतर्गत इसने इतनी चीजों का उल्लेख किया। तो भारतीय उपमहाद्वीप किसी सागर के मलबे के निक्षेपण से निर्मित है। तो ये बात ये कह रहा है कि भारतीय उपमहाद्वीप की स्थलाकृति और विशेषताओं की चर्चा कर रहे हैं, नदियों में मिट्टियों की चर्चा है, 10 दिशाओं की चर्चा है, नगर में देशांतरों की स्थिति यानी देशांतरीय विस्तार बता रहा है, नगर को जोड़ने वाले मार्गों की चर्चा है। तो ये ज्ञान विज्ञान का पक्ष था। नेक्स्ट बात करते हैं चिकित्सा शास्त्र, यानी ज्ञान विज्ञान के बाद में हम पढ़ेंगे चिकित्सा शास्त्र। चिकित्सा शास्त्र पे हमने देखा था कि किसने किताब लिखी थी और किताब का नाम था किताबत सैयदा। तो चिकित्सा शास्त्र पर क्या चर्चा कर रहा है। तो पहली बात, रसायनों से औषधि निर्माण का वर्णन करें। रसायनों से औषधि निर्माण का वर्णन, यानी किस प्रकार रसायनों से औषधि का निर्माण हो रहा है, इसकी चर्चा कर रहा है। और रसायनों से औषधि निर्माण के लिए इसने एक किताब है फिरदौसी अल हिकमा, फिरदौसी अल हिकमा। चिकित्सा शास्त्र में अरबी की किताब है, इसका अध्ययन किया था। चिकित्सा शास्त्र में अरबी किताब, इसका अध्ययन किया था और एक किताब लिखी थी जिसका नाम था किताबत सैयदा। इसने भारतीय, मैंने आपको पहले बताया था कि चरक संहिता का अध्ययन किया था। चरक एक महान डॉक्टर रहे थे। चरक संहिता का अध्ययन, शल्य चिकित्सा का वर्णन है। शल्य चिकित्सा का वर्णन नहीं, स्टार लगाना, किस चिकित्सा का वर्णन नहीं कर रहा है। तो ये शल्य चिकित्सा, यानी इसने श्रुति संहिता नहीं पढ़ी थी, सीधी सीधी शल्य चिकित्सा का वर्णन है। अगर शल्य चिकित्सा का वर्णन नहीं है तो इसने किस किताब का, यानी किस संहिता, तो एक श्रुति संहिता का वर्णन नहीं, का अध्ययन नहीं किया हुआ है, इसीलिए इसने शल्य चिकित्सा का अध्ययन नहीं किया। शल्य चिकित्सा के प्रमाण आप सभी जानते हैं कि कालीबंगा से मिले हैं सिंधु घाटी सभ्यता के दौरान। और इसकी चिकित्सा शास्त्र पर किताब है, जिस किताब का नाम मैं आपको ऑलरेडी पहले बता चुका हूँ। किताब का नाम है किताबत सैयदना, किताबत सैयदना।
ये है भी चिकित्सा शास्त्र। चिकित्सा शास्त्रों में रसायनों से किस प्रकार औषधि का निर्माण हो रहा है इसके लिए इसका अध्ययन कर रहा है, यानी इसकी चर्चा कर रहा है। इसने रसायनों से औषधि निर्माण के लिए फिरदौसी अल हिकमा नामक चिकित्सा शास्त्र में जो अरबी की किताब है उसका अध्ययन किया था, मंगवाई थी, उसका अध्ययन करता है। चरक संहिता का अध्ययन कर रहा है, शल्य चिकित्सा का वर्णन नहीं कर रहा है, और इसने चिकित्सा शास्त्र पर एक किताब लिखी जिसका नाम है किताब का नाम है किताबत सैदना। नेक्स्ट बात कर रहा है राजनीति। चिकित्सा शास्त्र के बारे में अगर बात करें राजनीति, तो आपसे कभी कोई पूछे कि अल ब्रूनी ने इस विषय का नाम मात्र की चर्चा की है, तो इस विषय की नाम मात्र की चर्चा कर रहा है, तो पहली बात तो ये लिख सकते हैं कि नाम मात्र की चर्चा है, नाम मात्र की चर्चा। दूसरी बात, उत्तर भारत में मजबूत शक्ति है, ये कह रहा है उत्तर भारत में मजबूत शक्ति है, परंतु एकता का अभाव है। शक्तियां तो बहुत मजबूत है लेकिन एकता नहीं है, इसलिए बाहर से कोई आक्रमणकारी आता है और लुटकर चला जाता है। महमूद गजनवी व उसके पुत्र महमूद गजनवी के पुत्र का नाम था मसूद की सेना में बहुसंख्य तत्व मिलते हैं, कि सेना में बहुसंख्य तत्व, यानी बहुसंख्य तत्व का क्या मतलब है, तो बहुसंख्य तत्व का यही मतलब है कि इसकी सेना में कोई इस्लाम धर्म को मानने वाले नहीं थे, तुर्क भी थे, अरबी थे, गोकर थे, हिंदू थे, तुर्क, अरबी, खोखर थे और हिंदू थे। और हिंदू दो सेनापतियों के नाम मैंने आपको पहले ही बताया था, एक का नाम था तिलक और एक का नाम था सेमन राय। तिलक और सेमन राय, ये दो हिंदू सेनापति थे। इनके अलावा कन्नड़ भी थे और पठान भी थे, यानी बहुसंख्य तत्वों के मिल जाने के कारण इसकी सेना बड़ी होती है और एक मजबूत सेना का निर्माण किया जाता है। तो ये चर्चा कर रहा है, लेकिन राजनीति विषय की ये नाम मात्र चर्चा है। अब अंतिम पढ़ते हैं दोस्तों अल ब्रूनी का निष्कर्ष, यानी अल ब्रूनी की किताब है किताबत सैदना, इसका निष्कर्ष क्या है, क्या परिणाम निकलता है। निष्कर्ष, तो अल ब्रूनी ये कहता है कि भारतीय लोग दम्भी है, अहंकारी है। भारतीय ज्ञान में कुछ मोती भी हैं और कंकड़ भी हैं। भारतीय लोगों को ज्ञान का मोती इसलिए कहें क्योंकि जो पूर्व की खोज है उसकी तुलना नहीं की जा सकती, जबकि इसने कहा कि अहंकारी है क्योंकि भारतीय लोग, इनका मानना यह था कि भारतीय लोग ये सोचते हैं कि जो ज्ञान उन्हें प्राप्त हुआ है वो किसी को नहीं प्राप्त हो सकता। इसलिए इसने कहा कि भारतीय ज्ञान भंडार के मोती भी हैं, भारतीय ज्ञान भंडार में मोती हैं, मोती का मतलब ज्ञानी भी हैं, तो वहीं कंकड़ भी। और इसका कंकड़ से मतलब क्या है, अंधविश्वास। तो ये भारतीय ज्ञान के संबंध में ये कह रहा है और भारतीय लोगों के संदर्भ में ये कह रहा है कि भारतीय लोग अहंकारी और दम्भी हैं। उन्हें ये लगता है कि जो ज्ञान उनको प्राप्त है वो किसी और को प्राप्त नहीं है, इसलिए इसने ये कहा। और ये कहता है कि इनके जैसा देश, यानी भारतीयों जैसा देश, राजा और विद्वान कोई नहीं है। यानी भारतीय लोग ये मानते हैं यदि ऐसा कोई और भी कहता है यानी अगर यदि कोई ऐसा कहता है कि हम भी वहां विद्वान हैं, हमारे देश में भी विद्वान है, तो भारतीय लोग उसे पागल समझते हैं। यदि ऐसा कोई और भी कहता, ऐसे और भी देश हैं, तो भारतीय लोग
उसे पागल समझते, पागल कहते हैं, पागल समझते हैं, या जन्मजात झूठा कहते हैं, जन्मजात झूठा। यानी भारतीय लोगों का मानना था कि हमारे जैसा देश कहीं नहीं, हमारे देश के जैसे राजा हैं वैसे राजा कहीं नहीं, हमारे देश में जितने विद्वान हैं वैसे विद्वान कहीं और पैदा नहीं। अगर ये ऐसी कोई संकल्पना और व्यक्ति आकर ये कहता है कि हमारे देश का राजा भी अच्छा है, हमारे देश में भी अच्छे विद्वान हैं, तो भारतीय लोग उसे उसके बारे में ये कहते हैं तो या तो ये जन्मजात झूठा है या ये पागल है जो ऐसी बातें कर रहा है। भारतीय बंद मानसिकता के वाले लोग हैं, बंद मानसिकता। यही कारण है कि समकालीन ज्ञान विज्ञान से पिछड़ जाते हैं भारतीय। यानी भारतीय लोग अपने ही घमंड के कारण, उन्नत किस्म का ज्ञान होने के बावजूद भी पिछड़ जाते हैं। तो उसका कारण यही रहता है कि हम भारतीय लोग अपने ज्ञान को श्रेष्ठ बताते हैं, दूसरों को ज्ञान की निंदा करते हैं। तो ये अल-बिरूनी की किताब का निष्कर्ष है। आप अच्छे से पूरा वीडियो वॉच कीजिए। धन्यवाद दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।